किसी मर्द को अपनी मर्दानगी पर बड़ा गुरूर होता है, लेकिन जब ये मर्दानगी एक हद से ऊपर निकल जाती है तो उसे एक औरत अपने सामने बोनी ही नजर आती है। उसके लिए एक औरत का बच्चे पैदा करने और घर संभालने के अलावा कोई वजूद नहीं होता। मगर एक औरत अगर अपनी सी पर आ जाए तो अच्छे अच्छों की मर्दानगी निकाल सकती है। कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ। अब से 10 साल पहले मैं कविराज की दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। शादी का शुरुआती दौर किसी भी लड़की के सपनों की दुनिया के जैसा ही था। कविराज मुझे किसी रानी की तरह अपनी पलकों पर बैठा कर रखते थे। मेरे ख्वाबों के राजकुमार की तरह कविराज मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मेरे सुख दुख का उन्हें मेरे कहने से पहले ही पता लग जाता था। वीकेंड पर मूवी, शॉपिंग, घूमना फिरना, बाहर खाना खाना, ये तो हमारी दिनचर्या का हिस्सा ही बन गया था। मेरे दिन खूबसूरत और रातें हसीन गुजरती। मेरे लिए कविराज अपनी मम्मी से भी उलझ जाते। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। कविराज के प्यार की खुमारी धीरे धीरे उतरने लगी। हमारी शादी को 2 साल बीत गए और हमारा बेटा हमारी जिंदगी में आ गया। कविराज अपनी नौकरी में और मैं अपने घर और बच्चे को संभालने में इतनी व्यस्त हो गई कि एक दूसरे के लिए समय ही नहीं बचता। कविराज के पास मुझे प्यार करने का समय हो या ना हो, मगर मुझ में कमियां निकालने के लिए उन पर बहुत समय था। संगीता, संगीता, तुमने मेरी सलेटी वाली शर्ट पर प्रेस क्यों नहीं की? कविराज ने सुबह ही सारा घर सर पर उठा लिया। जी कल लाइट नहीं आई इसलिए नहीं कर पाई, मैंने भी धीरे से बोल दिया। अरे कमअकल औरत, बता तो देती अब मैं क्या पहन के जाऊं। कविराज ने शर्ट मेरे मुंह पर दे मारी। हाय रे कुलचनी, हमें किसी दिन मार कर ही बैठेगी। तभी रसोई से सासू माँ के चिल्लाने की आवाज आई। मैं दौड़ती हुई रसोई में पहुंची तो दूध भगोने से निकलकर पूरी रसोई में फैल चुका था। ये दूध तेरे बाप के घर से नहीं आता फ्री में, जो तूने यहाँ दूध की नदियां बहा रखी हैं। आगे से एक बूंद दूध भी बर्बाद हुआ तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। सासू माँ मुझे धमकी देकर रसोई से चली गई। कविराज कमरे के दरवाजे पर खड़े हुए सब कुछ देख और सुन रहे थे, मगर उन्हें मेरी तरफ से एक वाक्य भी नहीं बोला। कविराज खुद ही हर वक्त मेरे साथ टोका टाकी करते रहते, लेकिन अब तो उनकी मम्मी भी मेरी बेइज्जती करने लगी और वे कुछ नहीं बोले। मैं अंदर तक गुस्से से धधक गई। मैडम, अगर आपका नाश्ता बन गया हो तो ला दीजिए। 10 बज गए, मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। कविराज ने डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए बोला। मैंने जल्दी से चाय नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। टाइम दिख रहा है तुम्हें? कभी तो कोई काम तरीके से कर लिया करो। कविराज ने एक बार फिर शब्दों का तीर मेरे सीने में दाग दिया। मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैंने साफ लफ्जों में कविराज से बोल दिया, मैं कोई नौकरानी या इस घर का बंधुआ मजदूर नहीं हूँ। जो तुम लोगों की मर्जी होगी वही मुझे बोले जाओगे। ये हर वक्त की टोका टाकी मुझ पे नहीं चलेगी। ऐसा बोलकर मानो मैंने कविराज के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा दी हो। कविराज गुस्से में बौखला उठे। ये मेरा घर है, मैं यहाँ का मुखिया हूँ। जो बोलूंगा तुम्हें सुनना पड़ेगा। मैं मर्द हूँ और मर्द के आगे जुबान चलाने की औरत की औकात नहीं होती। आगे से अपनी सीमा पार मत करना वरना। कविराज सुरख आंखों से मुझे घूरते हुए बोले। मैं चुपचाप अपने कमरे में आकर रो पड़ी और बाकी कर भी क्या सकती थी। कविराज की बेरुखी दिनों दिन बढ़ती चली गई। माँ और बच्चों से तो कविराज अच्छे से बात कर लेते, मगर जब मेरी बारी आती तो जाने उन्हें क्या हो जाता। अपने स्वभाव के मुताबिक कविराज हर समय मेरे कामों में कमियां निकालते रहते, जैसे मुझे खुद कुछ आता जाता ही नहीं। मैं सब कुछ चुपचाप सह लेती। ज्यादा कुछ हो जाता तो रोकर अपना मन हल्का कर लेती। संगीता, कल मेरे दोस्त खाने पर आ रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से होना चाहिए। एक रात कविराज ने मुझसे बोला। लेकिन जी आपने ये पहले क्यों नहीं बताया? मैं कुछ तैयारियां आज ही कर लेती। एक दिन में इतनी तैयारियां कैसे हो जाएंगी? मतलब इस औरत को हर बात पर बहाने मारने हैं। ऐसा कौन सा टेंट लगाकर दावत दोगी तुम जो एक दिन में नहीं हो पाएगा? कविराज ने गुस्से में मुंह बनाते हुए मुझसे बोला। जी कल बच्चों की पीटीएम भी है, मुझे वहां भी जाना है और घर की साफ सफाई भी थोड़े अच्छे से कर लेती, इसलिए बोल रही थी। देखो ज्यादा मुझे अपना बिजनेस तो दिखाओ मत, तुमसे हो तो कर लेना वरना मैं उन्हें मना कर दूंगा। बोलकर गुस्से में कविराज करवट लेकर सो गए।
मैंने सुबह 4 बजे उठकर तरह तरह के व्यंजन बनाए, सब कुछ बहुत अच्छे से तैयारी की, मगर कविराज को वो भी पसंद नहीं आया। कविराज ने अपने दोस्तों के सामने ही मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया। दही कहाँ है, अभी तक लाई क्यों नहीं, ये प्लेट ऐसे क्यों रखी है, सलाद कहाँ है, जल्दी लेकर आओ, ये लाओ वो लाओ। मैं भाग भाग कर काम कर रही थी। अरे कविराज, तूने तो अपनी पत्नी पर रोब जमा रखा है। असली मर्द तो यही होते हैं जो अपनी पत्नी को कंट्रोल में रखे, वरना हम तो अपनी पत्नी के आगे बोल भी नहीं सकते। मान गए तेरी मर्दानगी को। ये सुनकर कविराज का सीना और भी ज्यादा चौड़ा हो गया। मैं चुपचाप रसोई में खड़ी सब कुछ सुन रही थी। बेइज्जती घर की चार दीवारी से निकलकर सड़क तक पहुंच चुकी थी। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। अगर अभी भी कविराज की मर्दानगी का इलाज ना किया तो एक दिन ये मुझे सड़क पर नंगा नचा देंगे। मैं हर रात अपनी साड़ी उतारकर नाइटी पहनती थी, लेकिन बाथरूम में जाकर। उस रात मैंने जानबूझकर कमरे में साड़ी उतार दी। ये कोई जगह है कपड़े बदलने की? कविराज ने अपने स्वभाव के मुताबिक मुझे टोक दिया। क्या हुआ, कोई और थोड़ी है कमरे में तुम्हारे अलावा? अपने ब्लाउज के हुक खोलते हुए मैंने बोला। कविराज बेड पर लेटे एकटक मुझे देखे ही जा रहे थे। मैंने अपने बदन के सारे कपड़े उतार कर एक तरफ डाल दिए। मुझे इस हालत में देखकर कविराज अपने पर काबू नहीं कर पाए और मुझे बाहों में दबोचकर बिस्तर पर गिरा दिया। और कुछ मिनटों के लिए हम दोनों एक दूसरे के आगोश में समा गए। कुछ देर बाद कविराज थक कर पसीने में तर बिस्तर पर गिर गए। उनकी सांसें अभी भी अनियंत्रित थी। क्या हुआ जी आपको? आपसे कुछ हो क्यों नहीं पा रहा? बीच में ही छोड़कर मुंह फैलाकर पड़ गए। किसी डॉक्टर को दिखा के दवाई ले लो। अभी से बुढ़ापा आ गया तो कैसे काम चलेगा? मैंने मुंह पिचकाते हुए बोला। इतना सुनते ही कविराज का मुंह जरा सा हो गया और कपड़े पहनकर चुपचाप करवट लेकर सो गए। मैं समझ गई तीर एकदम निशाने पर लगा है, उनकी मर्दानगी का इलाज हो चुका है। उस दिन के बाद कविराज कभी भी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं कर पाते और चोरी छिपे नीम हकीम के नुस्खे ढूंढते रहते हैं। दोस्तों, यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते जाना।